Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. में इस बार मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं और जिसकी बानगी ये है कि मोदी जी को एक हफ्ते में 4 बार काशी आना पड़ा है और 7 दिन यहाँ पे रहना पड़ा 10 दिन के अंदर। अब की बार 10 लाख दुनिया चुनती है एमपी और काशी चुनता है पीएम। भाजपाइयों की समस्या ये हो गई है कि बंद कमरे में मेरी जान घुटी जाती है, खिड़कियां खोलूं तो जहरीली हवा आती है। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, कुलपति से मिलते हैं, लेकिन उनके पास 15 मिनट समय नहीं मिलता कि वो जाके ओम शंकर सर से मिल ले, उनका धरना तोड़वा सके। कि जब सत्ता गूंगी और सिंहासन पहरा हो जाता है और कलम की आज़ादी पर भी पहरा हो जाता है तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषाओं में और युवाओं को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में कि इस बार मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। उनको बता दूं कि ये केवल और केवल विपक्ष के दिल की आग है और इनके मुंह में काशी की भांग है। और 4 जून को देख लीजिएगा, 4 जून को देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पक्ष के मुंह में जरूर तुलसी की एक पंक्ति समा गई है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। इसी से ये 10 साल से चल रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में 5-7 बार आए माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के छात्रों को बाउंसर समझते हैं। यहाँ 75 लाख का सूट पहन के लंका पे हाथ हिला रहे हैं और बीएचयू का शोधार्थी जो इतिहास पे रिसर्च करता है 75 रुपया का तरीकाट का टी शर्ट पहन लिया है, ऊपर से लिखवा रहा है मोदी का परिवार। कहते मोदी ही मोदी। ये दिन है जिस संसद पे अधिकार नेहरू का हुआ करता था, जो IIT सोचता था, उस सदन में आज निरहू बैठते हैं जो लहंगा टेक्नीशियन है, जो लहंगा पे रिसर्च करके चले हैं। पेपर लीक हो गया फिर से होगा, लीक करने वाले जेल जाएंगे, बुलडोजर चलेगा, औकात पता चल जाएगी। आर पेपर लीक होता है, छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? छात्र पढ़ेंगे कि मुकदमे झेलेंगे? न्यूज़ तक नुक्कड़ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में। बनारस में चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ है अजय राय। और इस बीच हम देखने आए हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आखिर क्या माहौल है। बड़े वोकल लोग यहाँ पर हैं, आप लोग जगह बना रहे, सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बताइए कि क्या माहौल है यहाँ पर, सब बढ़िया चल रहा है? देखिए, पढ़ाई अच्छी चल रही है, पहले वो बताइए। पढ़ाई तो इस तरह की चल रही है कि अभी वर्ल्ड की जो रैंकिंग हुई थी उसमें 32 साइंटिस्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से नामित हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। अब रही बात की माहौल की, तो माहौल ऐसा है कि अब की बार 10 लाख के पार काशी ने यह संकल्प लिया है कि अब की बार हम लोग देश के प्रधानमंत्री को, देखिए दुनिया चुनती है एमपी और काशी चुनता है पीएम। तो हम लोग जो है इस बार जो है प्रधानमंत्री के लिए जी के लिए 10 लाख विचारों का दान करेंगे। मतदान मतलब विचारों का दान। तो हम लोग इस बार ये संकल्प लिए हैं कि 10 लाख के पार इस बार प्रधानमंत्री जी को ले जाएंगे और देश का गौरवशाली प्रतिनिधित्व और जो वो कह रहे हैं 400 पार, उस पार ले जाएंगे या नहीं? हाँ, 400 पार तो पूरा देश उसमें लगा हुआ है। पूरे देश की एक एक जनता, कन्याकुमारी से लेके और पूर्वांचल से लेते हुए देश के कोने कोने तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे लोग लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे 400 पार ही होके रहेगा इस बार। होगा क्या आप लोगों को भी लगता है? परिचय सब लोग आप अपना दीजिए कि क्या क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम इष्टदेव पांडे है, मैं यहीं का छात्र हूं। मैं बताना चाहता हूं, जैसा बड़ा भाई ने कहा 400 पार तो अवश्य होगा, लेकिन 400 पार इनकी जमानत जब्त होने वाली है। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि काशी में इस बार मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं और जिसकी बानगी ये है कि मोदी जी को एक हफ्ते में 4 बार काशी आना पड़ा है और 7 दिन यहाँ पे रहना पड़ा 10 दिन के अंदर। तो ये दिखाता है कि मोदी जी पूरी तरह से घबराए हुए हैं और काशी का चुनाव हारने का जो डर है उनके मन में, उसकी वजह से वह काशी में बार बार आ रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि 25-26 तारीख को फिर से काशी में आ रहे हैं। तो मोदी जी के देखिए, जब आप ये हारने वाली, पीएम के हारने वाली बात कह रहे थे तो वहां से तालियों की आवाज आई और इनके हंसने की, और थोड़ा मॉकिंग वाला हंसना था। क्यों? एक मिनट, एक करके मैं बात करूंगा। देखिए, बहुत सही बात, पूरा विपक्ष भी ये कह रहा है कि इस बार 400 सीटों पर हमारी जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन मैं उनको बता दूं कि हमारी यात्रा शुरू होती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काशी में हमारी यात्रा शुरू होती है महामना जी के माल्यार्पण से। लेकिन हमको लगता है विपक्ष ने अपनी यात्रा 80 चौराहे से शुरू कर ली है और हरे चारे का प्रभाव है। और काशी में जब भांग का प्रभाव हो जाता है
तो क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, ये बताना बड़ा असंभव है। और मैं आपको बता दूं, देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने असंभव की नई परिभाषा बनाई है। असंभव से तात्पर्य बनाया कि अवश्य रूपेण संभव। 370 जो दुनिया के लिए असंभव थी वो अवश्य रूपेण संभव हुई। राम मंदिर जो दुनिया के लिए असंभव था वो अवश्य रूपेण संभव हुआ। करोड़ों लोग छत की बात करते हैं लोग। एक आदमी, एक किसान को छत बनाने में छाती फाड़ जाती है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने करोड़ों लोगों के सर पे छत दिया है, जो कि लोगों विपक्ष के लिए असंभव था। मोदी जी ने अवश्य रूपेण संभव करके दिखाया। आप जब ये कह रहे थे तो आप हंस रहे थे, इसलिए आपसे क्यों हंस रहे? मैं एक चीज आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने काम बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनारस में उन्होंने किया है। मोदी जी ने यहाँ पे एम्स दे दिया। आप बीएचयू घूम लीजिए और यहाँ के डायरेक्टर और यहाँ के में से पूछ लीजिए एम्स कहाँ गया, आप भी देख लीजिए एम्स कहाँ गया। तो जब मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से ऐसा विभत्स मजाक कर सकते हैं तो पूरे देश के साथ कैसा करते होंगे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात आई रोजगार देने की, छत देने की, इसके पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम गरीबों को छत दिया जा रहा था। अच्छा, जो आपने बात कही मैं वहीं से सवाल आगे लेकर जाऊंगी। जी जोड़िए। आपने कहा कि भारत काशी की चिकित्सा व्यवस्था पर आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। मैं की बात की कि मोदी जी ने कहा था कि एम्स दिया मैंने। आप देख लीजिए घूम करके कहाँ पे एम्स दिया। क्या आज भी बीएचयू को एम्स का दर्जा मिल गया है? साफ साफ सवाल है। हाँ या ना में बताइए, क्या बीएचयू को एम्स का दर्जा मिल गया है? क्या बनारस में एम्स आ गया? नहीं मिला। तो आप उस पर चिकित्सा व्यवस्था तो पहले भी बीएचयू में जैसे इलाज होता था मरीजों का आज भी हो रहा है। बीएचयू में मंडलीय चिकित्सालय बनारस में आज भी इलाज होता है। बीएचयू में तमाम सीएससी पीएससी जो कांग्रेस ने पहले की सरकारों ने बनाया आज भी इलाज होता है। तो चिकित्सा व्यवस्था की बात नहीं है, तो पहले से काशी में अच्छी रही है। तमाम यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सालय चलते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सालय चलते हैं, आयुर्वेद के चिकित्सालय चलते हैं, चलता रहता है। तो बात चिकित्सालय की नहीं है, बात यह है कि मोदी जी जो अपने चुनाव जीतने के लिए धूर्तता करते हैं, बात उसकी है। कहा एम्स देंगे, नहीं दिया। तो मैं हमारी बात सीधी साफ साफ है। अब आप बताइए इस पर क्या कह रहे हैं? अब हम क्या कहें, अभी तो बग कर रहे थे, बगबगा। नहीं, अब हम इसी तरह निरर्थक तो बातचीत करेंगे नहीं। आप देखिए, पत्रकार के आप वो हैं, मीडिया के लोग हैं, आप भी दिन भर सड़क पे घूम रहे हैं और आप देख रहे हैं। और इन जैसे आप पता करिए कि पिछले 10 साल, आज से 10 साल पहले जो अपने यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आप बगल में चलिए, आप बीएचयू के बगल में पहले एक सर सुंदरलाल चिकित्सा जो था तो आज भी है ही, बगल में आप चले जाइए, यहाँ पर कैंसर के अस्पताल दिख रहे हैं। आप चले जाइए कैंट के रेलवे जो अस्पताल था वहाँ पर वो कैंसर के हॉस्पिटल बनाए गए। और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूँ टाटा का हो या बाटा का हो, इसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि बनारस में मोदी जी के आने के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। जब आप अपनी बात कह रहे थे, जब आपने ये कहा कि मोदी चुनाव हार रहे हैं तो यहाँ से तालियां बजी, क्यों बजाई तालियां? पहले वो बताइए, परिचय बताइए पहले। मेरा नाम सुमन आनंद है। गला खराब है अब? और नेतागिरी ज्यादा हो गई क्या? नहीं, मौसम की वजह से। और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हाल ये है मोदी जी के बनारस संसदीय क्षेत्र में, भैया भी कह रहे थे कि मोदी जी जब से सांसद बने इस क्षेत्र में तब से यहाँ स्वास्थ्य सुधार हुआ और तरह तरह की चीज़ों में सुधार हुआ। जैसे महिला सुरक्षा की बात करें तो स्वास्थ्य सुधार का आलम यह है कि कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी अभी पिछले 14वां दिन है, 14 दिनों से वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। किस लिए? तो उनका तीसरा और चौथा तला नहीं खोला गया और बेड के लिए। वैसा बेड जिसका जो आ चुका है, और यहाँ के वीसी जो कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को चंदा चढ़ा कर आए हैं, तो उनके वजह से वो बेड नहीं रिलीज़ किए। इन वजह से वो एचओडी बैठे। एक ऐसा आदमी बैठा है जो कार्डियोलॉजी विभाग का हेड है, सबसे पहले अपने आप में समझिएगा। और महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा की बात आप जस्ट पिछले कुछ दिनों देखे होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दल के जो 3 ऐसे होनहार नेता थे जो यहाँ आते हैं और आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ बलात्कार करते हैं, और हमारे भैया कहते हैं कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में महिला सुरक्षित है। और उन पे सबसे बड़ी बात है कि वो बलात्कार करते हैं और वो 3 महीने तक किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। और भैया कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, इनकी जमानत जब्त होने वाली है। इस क्षेत्र से मोदी जी चुनाव हारने वाले हैं। और
इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अच्छा, इस पर आपके साथी कुछ जवाब दे रहे हैं, बताइए बीएचयू के रेप की जो घटना है उसके बारे में आप कुछ कहें। देखिए इन्होंने कहा कि घटना हुई थी। देखिए घटनाएं कम करना और बढ़ाना ये सरकार का काम हो सकता है, लेकिन घटनाएं समाप्त कर देना ये किसी के बस की बात नहीं। समाज को जागरूक होना पड़ेगा। सुनिए बात देखिए, बात सुनिए। इसके लिए रुके सुनिए, तो सुनना सीखिए, विपक्ष को सुनना चाहिए। विपक्ष को बताइए फिर बात कैसे होगी। एक मिनट, मैं फिर से आऊंगी आपके पास। देखिए मैं यही कह रहा था, पर पहले इनकी बात सुन लीजिए, फिर आएंगे आपके बात पूरी जाने दीजिए। मैं यही कह रहा था कि घटना देखिए घटना हर पल घटित हो रही है, सकारात्मक नकारात्मक। महत्वपूर्ण यह है कि कितनी सकारात्मक हो रही है, कितनी नकारात्मक हो रही है। लड़के जो है घटना किए, निंदनीय कृत्य है, तत्काल जेल गए। सुनिए जेल गए। अरे यार क्या बात करते हो, यही सपा की सरकार थी। सुनिए यही सपा की सरकार थी। कैसे होगी बात नहीं हो पाएगी ऐसे, बात नहीं हो पाएगी ऐसे। एक मिनट। अरे बीएचयू का माहौल गर्म। बात यहाँ पे घटना की नहीं, घटना कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन एक प्रधानमंत्री से किसी सांसद, विधायक या मंत्री या किसी देश के किसी मुख्यमंत्री का मिलना मुश्किल है। वो बलात्कार की घटना कारित करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री जी से मिलता है, उनको माला पहनाता है, और ऐसा व्यक्ति जब कोई घटना कारित करता है तब संदेह पैदा होता है। और 2 महीने तक जाके वो एमपी में चुनाव प्रचार करता है और उसके बाद भी वो खुला घूमता रहता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। एक मिनट पहले अरे भाई एक मिनट बिना माइक के सुनाई भी नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं बीएचयू IIT में जो बाची के साथ जो घटना हुआ वो बेहद ही दुखद घटना है। उसमें सारे लोग की सहानुभूति, और हम लोग सड़क पर भी उतरे थे, इसके लिए हम लोगों ने प्रतिक्रिया भी किया था। न्यायालय थी, प्रशासनिक व्यवस्था उस पर अपना कार्य कर रही है, न्यायालय में गया। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मामले पर वो घटना एक दिन हुआ, जो भी बलात्कार का हुआ जो एक दिन हुआ, लेकिन ये लोग चर्चाएं करके ऑन कैमरा ये प्रतिदिन ये लोग बलात्कार करते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता सुधरने की जरूरत है। ऐसी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और मैं मानता हूं कि ये सड़क पे उतरे थे, किस लिए उतरे थे कि जो छात्र उन बच्ची के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उन पे मुकदमा कराने के लिए उतरे थे। ये हमारे बड़े भाई हैं, इनके दल के नेताओं ने हमारे ऊपर झूठा SC/ST एक्ट मुकदमा 354 भी जो एक महिला छेड़खानी का मुकदमा होता है, हमारे बड़े भाई हैं, दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या झूठा मुकदमा ये वैसे छात्रों पे लगाने का काम नहीं किए थे जो उस बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहा था। ये कह रहे हैं कि झूठा मुकदमा लगा, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था की तरफ नजर डाल दिया। बड़े भाई ने कहा ना रोज बलात्कार हो रहा है। भाजपाइयों की समस्या ये हो गई है कि बंद कमरे में मेरी जान घुटी जाती है, खिड़कियां खोलूं तो जहरीली हवा आती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आज का लॉ एंड ऑर्डर है कि इस चौराहे पे लड़की छेड़ने वाले का इंतजार अगले चौराहे पे हम राज कर रहे हैं, और वो सब इतना चौराहा क्रॉस किए कि तेलंगाना पहुंच गए। और उसके बाद 60 दिन तक जब चुनाव का रिजल्ट 5 सरकार में आ गया, 5 राज्य का चुनाव जब आ गया, सरकार बन गई, तो इज्जत से चुपचाप और ज्यादा दूर नहीं है। आप जिस परिसर में खड़ी हैं, महामना की बगिया से 2 किलोमीटर उन सबों का घर है, और बुलडोजर का तेल खत्म है। समस्या है कि इतना डीजल का रेट इन्होंने बढ़ा दिया है कि घर का गाड़ी चलाने की समस्या है। वो तो बाहर के लोगों से मिल जाता है, देख ले लीजिए। एक मिनट अहम मुद्दा है जिस पर हमने बात की। मैं हमारा जो विषय है उस पर मैं एक बार फिर लौटती हूँ। 10 साल मोदी सरकार को आप सबने दिए, रोजगार के मामले में सफल है या विफल है, एक एक करके बताएं। अब जिन लोगों से बात नहीं की उन्हें भी मौका मिलना है, आप बताइए। जैसा कि मोदी सरकार ने जो भी पिछले समय से विकास हुआ, रोजगार दिया है, सफल है कि विफल है? सफल है। इसलिए कैसे सफल है? मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे नितिन गडकरी द्वारा NHAI में रिक्रूटमेंट किया गया, या PSU में भर्तियां ली गई, या आप देख लीजिए मैम ये 15 एम्स बनाए गए, एम्स में भर्ती ली गई, तो उन सब चीज। तो आप कह रहे हैं सरकार सफल रही रोजगार के मामले में। आप बताइए, आप क्या पढ़ रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए। मैं बीकॉम का छात्र हूँ, यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, अभिषेक यादव नाम है। और
सफल या विफल सरकार? विफल है सरकार। और एम्स की बात कर रहे हैं, दरभंगा एम्स मिला है। एम्स की बात कर रहे हैं, ऐसा दरभंगा एम्स मिला है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात है, यहाँ पे प्रधानमंत्री, यहाँ इनके खुद यहाँ के एमपी हैं, यहाँ पे ये अभी तक 2 बार आ चुके हैं और यहाँ धरना पे बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, यहीं चरमरा गई है यहीं स्वास्थ्य विभाग। डॉक्टर ओम शंकर सर हैं, वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, फिर भी उन्होंने मरीजों को इतना तकलीफ हो रहा है कि बेड नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए वो अनशन पर बैठे हैं। कई दिन, आज 14 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, खाना नहीं खाए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, कुलपति से मिलते हैं, लेकिन उनके पास 15 मिनट समय नहीं मिलता कि वो जाके ओम शंकर सर से मिल ले, उनका धरना तोड़वा सके। रोजगार पर सरकार सफल या विफल? मैम, मैं योगेश कुमार फिजिक्स डिपार्टमेंट का शोध छात्र हूँ। 10 साल में आपको मैं बता रहा हूँ कि रीजन मतलब कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हाँ, चाहे विकास हो, हर मसले पे मोदी सरकार फेल है। उसका उदाहरण ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना 10 साल से यहाँ प्रधानमंत्री जो है सांसद होने के बाद भी उनको 8-10 किलोमीटर का जो है रोड शो करने की नौबत आ गई है। उनको एकदम अच्छे से पता है कि यहाँ से हार रहे हैं चुनाव। यहाँ का जो नाला है 10 साल से 80 पे एक नाला है, वैसे का वैसे है। ये विश्वविद्यालय, यहाँ इतना तानाशाह का माहौल है कि आप अगर वाइस चांसलर के खिलाफ बोलती हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। आपके खिलाफ एक्शन ले लिया, हर चीज महंगा कर दिए, फीस वृद्धि हो गई, हॉस्टल की फीस वृद्धि हो गई, एकदम डर का माहौल यूनिवर्सिटी में ये लोग बना के रखे हैं। आप अगर कुछ भी बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ हो सकता है कोई एक्शन हो जाए, इतना डर का माहौल है। आप लोग अभी कैमरा पर बात कर रहे हैं, इसका क्या डर है? डर है क्या? यहाँ का ट्रॉमा सेंटर है, आपके माध्यम से न्यूज से बता दूं, बीएचयू इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें आईसीयू की केवल 30 बेड है, केवल 30 बेड है आईसीयू की। कोई इमरजेंसी हो जाए, सोचिए यहाँ से प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोचिए उनके संसदीय क्षेत्र में आईसीयू की मात्र केवल 30 सीट है, 30 बेड है। उससे ज्यादा अगर मरीज हो गया तो मरे, वो कहते हैं कोई मरेगा तब बेड मिलेगा। ये रोजगार के मामले पर सरकार से खुश हैं या नहीं है? देखिए, रोजगार का क्या आंकड़ा है ये आईएलओ की रिपोर्ट ही बताती है, हमारे बीच में मौजूद लोग ही बताते हैं कि पीएचडी करने के 2-3 साल बाद तक उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं विश्वविद्यालय के मूल विषय पे आता हूँ। इस विश्वविद्यालय में जो जैसे सरकारें चलती है तो उसके लिए कैबिनेट की व्यवस्था होती है, उसी तरह से विश्वविद्यालय को चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की व्यवस्था होती है। ये वाइस चांसलर इतने बड़े तानाशाह है, अगर मैं उन्हें राजा भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, अतिशोक्ति नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी, अक्टूबर 2021 के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है, मतलब विश्वविद्यालय का कोई कैबिनेट नहीं है। विश्वविद्यालय का जो जितने भी की पोजीशन है, चाहे रजिस्ट्रार का पद हो, चाहे एग्जामिनेशन कंट्रोलर का पद हो, चाहे डीएसडब्ल्यू का पद हो, चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट का पद हो, वो सब के सब एडहोक पे है। बताइए, इतने महत्वपूर्ण पदों को आखिर उन्हें परमानेंट अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि एमएस जो है वो भ्रष्टाचार करते हो, एकदम सत्यापित भ्रष्टाचारी है, जिन पे खून चोरी का आरोप है। ऐसे लोगों को इसलिए बैठाया गया है 3 सालों से अधिक तक, क्योंकि उन्हें समय समय पे पैसे पहुंच रहा है। और वाइस चांसलर यहाँ के किसी भी डेमोक्रेटिक छात्रों से नहीं मिलता है, इवन जो भाजपा का जो छात्र संगठन है उससे भी नहीं मिलता है। आप बताइए कि विश्वविद्यालय में क्लास में बच्चे धरने में बैठे सिर्फ इसलिए कि उनकी क्लासेस 20 दिन भी नहीं चली है और परीक्षा लिए जा रहे हैं। आप बताइए, क्या विश्वविद्यालय मशीन बनाने की प्रक्रिया है, फिर इंसान बनाने की प्रक्रिया है? आप फेलोशिप की बात करते हो, 2006 में जो नॉन जेआरएफ फेलोशिप थी वो 8000 थी, आज भी वो 8000 ही है। बताइए कि 14-15 सालों में क्या महंगाई नहीं बढ़े? आप लोग बीएचयू के बारे में बात करें, मैं चाहती हूँ देश के बारे में भी बात करें। रोजगार के मामले में सरकार सफल या विफल, बताइए। यह जो देश है, बीएचयू भी इस देश का एक अभिन्न अंग है और हिस्सा है, और देश के विभिन्न कोने से यहाँ छात्र आते हैं। और कहा जाता है युवा और छात्र राष्ट्र का भविष्य है, लेकिन भविष्य वो कब बनेगा? जब उसका वर्तमान सही रहेगा। यदि जब तक आपका वर्तमान सही नहीं रहेगा तब तक आपकी भविष्य सही नहीं हो सकती। सही है या नहीं? वर्तमान समय में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मंगलसूत्र की बात की जा रही है, कभी छात्रों की बात नहीं हो रही है। कौन कर रहा है छात्रों की बात? कोई कर रहा है छात्रों की बात? क्या किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में छात्रों के ऊपर कोई बात नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है हमारे मैनिफेस्टो, स्कॉलरशिप पे कोई बात नहीं कर रहा है। जो 8000 कांग्रेस कह रही है हमारे जो 8000 तो दिखा दे, जो 8000 फीस जो 8000 स्कॉलरशिप थी वो 8000 अभी तक रही, और जेआरएफ की स्कॉलरशिप आज 40,000 हो गई, जबकि दोनों समान तरीके से कार्य करते हैं। और जो नेट और जेआरएफ की जो चयन प्रक्रिया है वो मात्र 1 या 2 नंबर का होता है, या
0.5 0.10 ऐसे में उनका सिलेक्शन होता है। तो दोनों समान कार्य करते हैं, महंगाई इतनी बढ़ी लेकिन इसका कोई वो नहीं बढ़ा, छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं बढ़ा, विश्वविद्यालय में हॉस्टल का फी बढ़ गया, मेस फी बढ़ गया। एक हिंदी की बहुत चर्चित लाइन है, का बरसा जब कृषि सुखानी। आज राहुल गांधी जी छात्रों की बात करते हैं। इसी बीएचयू में आए थे, मैं छात्र था ग्रेजुएशन का, 2012 की घटना है। कहते थे आप लोग NSUI से जुड़िए, और जब हम लोग कहते थे कि नेताजी हम लोग को छात्र संघ दे दीजिए, तब मुस्किया के निकल लिए थे। सुनिए मुस्किया के निकल लिए, और आज उसका परिणाम ये है कि जनता उनको सड़क पर ला दी है, जनता उनको सड़क पर ला दी है। मुस्कियाएं 10, 20, 50 साल मुस्कियाते रहेंगे, 10, 20, 50 साल मुस्कियाते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बताइए 10 साल से इनकी सरकार है, यही हम इनको साधुवाद देता हूँ कि 10 साल पहले जब विपक्ष में थे तो भैया रोज हाथ उठा के कहते थे कि छात्र संघ बहाल करो। आज स्थिति ऐसी है कि भैया भी नहीं बोल पा रहे हैं, स्थिति ऐसी हो गई है, कोई छात्रों का एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ अपनी बात कर सकता है। बताइए कि देश में आप लोग ये बताइए कि मुझे तो बोलना दो यार। जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी चुनाव यहाँ से हार रहे हैं, रोजगार के मामले पर विफल है, जो लोग कह रहे हैं भ्रम है आपको लग रहा है, तो विकल्प कौन है? बनारस से विकल्प कौन है? क्या कह रहे हैं? मैं पंक्तियों से कहूंगा कि युवाओं का हाल सुन लीजिए कि जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषाओं में, और युवाओं को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। आज भारत का युवा अंगारों की भाषा में चिल्ला रहा है और ये कहना चाहता है उन देश के तानाशाह लोगों से जो अपना बल दल लेकर के लोगों को भरवाने का प्रयास करते हैं और उनको जो है अपने में शामिल करने की कोशिश करते हैं। ना युवाओं की कोई बात सुनी जाती है, ना उन पर कोई एक्शन लिया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात ये कि युवाओं को न बेरोजगार मिल रहा है, न युवाओं की कोई न चिंता करी जा रही है, न कोई। कौन चिंता कर रहा है? विकल्प कौन है देश में? आपके लिए विकल्प कोई है या नहीं है? विकल्प युवा है, विकल्प युवा है। और 2024 में मैं कहना चाहता हूं, मैं 2024 के इस चुनाव में युवाओं से कहना चाहता हूं कि सब लोग सुन लीजिए कि इस बार मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे इग्नू से कोर्स करना था, मैं 3 सब्जेक्ट में मास्टर हूं, मुझे एक सब्जेक्ट में और मास्टर करना था। तो मैं सोचा कि प्रधानमंत्री जी जिस कोर्स से मास्टर हैं, मैं भी उसमें इग्नू से मास्टर कर लूं। तो इग्नू पे मैंने सर्च किया कि MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई कोर्स हो तो मैं भी इस सब्जेक्ट में ही मास्टर कर लूं। मैडम उसमें मैंने इग्नू का पूरा कोर्स लिस्ट देख लिया, उसमें कहीं भी एक कोर्स हमें मिला नहीं। फिर मैं सोचा कि इससे कहीं पे यूजीसी में दर्ज हो जिससे बच्चे नेट या JRF क्वालिफाई करते हो। तो मैंने यूजीसी की पूरी गाइडलाइन देखी, उसमें इस सब्जेक्ट का मैडम कोई भी हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ा। तो मेरा कहना यही है कि जिसने खुद शिक्षा दीक्षा के मामले में इतना झूठ और फरेब फैला रखा हो वो शिक्षा की बात नहीं कर सकता। 30 सालों से मैडम 8000 स्टाइपेंड रिसर्च स्कॉलर नॉन नेट का है, आज तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। देखिए बहुत छोटा सा जवाब है इनका। अभी ये कह रहे थे, तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का हार है। मैं उनको बता दूं कि ये केवल और केवल विपक्ष के दिल की आग है और इनके मुंह में काशी की भांग है। और 4 जून को देख लीजिएगा, 4 जून को देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। धमाकेदार रिकॉर्ड पर रहेगा, आपके चैनल पे रिकॉर्ड पे रहेगा। 4 जून को फिर बोलूंगा, धमाकेदार जीत होगी इस बार मोदी जी की, धमाकेदार, लगातार तीसरी बार धमाकेदार जीत होगी। क्या कह रहे? मैं आपको बताऊं भैया, बड़े भैया विद्यार्थी परिषद के हैं, यहाँ बहुत ज्यादा लोग पक्ष विपक्ष के नहीं हैं, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, न विपक्ष के हैं न पक्ष के हैं, लेकिन हम परेशान हैं। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं 10 साल से, इनको हम इसीलिए लाए थे कि देश की हालत जो थी खराब थी, उस समय हम लोग भी वोट दिए कि नहीं, हाँ कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो विकास होगा, चीजें बदल जाएंगी। लेकिन 10 साल के बाद मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। ये सदन में खड़े होकर झूठ बोले और कई बार झूठ बोले, यहाँ तक कि बनारस के बिल्कुल थे भाई, 29 साल हमारी उम्र है। अरे बात बताइए, हो गया कैसे नहीं है हम?
हम प्रधानमंत्री को मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद वोट दिया था 14 में। हाँ, लेकिन मुझे क्या हुआ अब की बार, क्या हुआ अब की बार मुझे लगता है कि धोखा हुआ है हम लोग के साथ। भयंकर तरीके से प्रधानमंत्री झूठ बोल के देश की जनता को जो है गुमराह किए। अच्छा, ये जो मैं आ रही हूँ देखिए, रोजगार बेरोजगारी सबसे बड़ा मोर्चा, रोजगार पर हम बात कर रहे हैं, पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं जो बहुत अहम है। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ अपने आपसी बातचीत में ना फंस जाएं और मुद्दों पर बात भी करें। बताइए क्या करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े भाई ने कहा कि विपक्ष के मुंह में बनारसी भांग है। विपक्ष के मुंह में कभी बनारसी भांग नहीं रहा है, नवयुवक पीड़ित है इसलिए कह रहे हैं। पक्ष के मुंह में जरूर तुलसी की एक पंक्ति समा गई है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। इसी से ये 10 साल से चल रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में 5-7 बार आए माननीय प्रधानमंत्री जी, और यहाँ के छात्रों को बाउंसर समझते हैं। यहाँ 75 लाख का सूट पहन के लंका पे हाथ हिला रहे हैं, और बीएचयू का शोधार्थी जो इतिहास पे रिसर्च करता है 75 रुपया का तरीकाट का टी शर्ट पहन लिया है, ऊपर से लिखवा रहा है मोदी का परिवार। कहते मोदी मोदी। ये दिन है। ये देखिए, अगर आप अतीत को थप्पड़ मारेंगे तो भविष्य आपको गोले से मारेगा। ये अतीत के ये हत्यारे हैं। ये बड़े भाई ने अभी नेहरू के डिग्री पे भी सवाल उठा दी। अब सोचिए, जिस नेहरू की ये बात की, उस नेहरू को जानना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में नेहरू आए थे। महामना जी यहाँ के कुलपति थे, और जब यहाँ का भारत कला भवन इवेंट जो लंका पे मूर्ति है महामना जी की, सब नेहरू का दिया हुआ है। नेहरू वहाँ आए थे, और नेहरू जी जो गुलाब का फूल यहाँ रखते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि पता नहीं कौन दिया था, क्योंकि ये नेहरू से बेहतर विकास हमारा निरहू करके दिखाया। हाँ, मैं जानता हूँ। ये सुनिए, अरे ये चिल्लाने से नहीं होगा। एक मिनट भाई, बात ही बोल रहा हूँ। ये चिल्लाने से नहीं होगा। ये हम लोग की पूरी शिक्षा व्यवस्था का एकेडमिक ग्रोथ है कि जिस सदन में नेहरू बैठते थे आज निरहू बैठ रहे हैं। ये सफर है सदन का। ये सदन का सफर है कि जिस संसद पे अधिकार नेहरू का हुआ करता था, जो IIT सोचता था, उस सदन में आज निरहू बैठते हैं जो लहंगा टेक्नीशियन है, जो लहंगा पे रिसर्च करके चले हैं। मैं भी भभुआ जिले का हूँ, जहाँ से वो मनोज तिवारी गए हैं। वो गाते हैं कब देबू, कहवा देबू, केने देबू, कहियर देबू। ये एकेडमिक ग्रोथ है। और ये एकेडमिक ग्रोथ और भी है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का युवा जो PhD करता है राजनीति विज्ञान पे, सुनता है इंटायर पॉलिटिकल को। जिसने मासिक अगर छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और वो आके ज्ञान देता है कि साहित्य क्या है। वो आके बताता है कि इतिहास संकलन समिति के भाई साहब भी यहाँ बने हैं, पता नहीं 7 साल से क्या संकलित किए हैं। समझना चाहिए व्यवस्था को। आप इतनी विकृतियों में समाज को ढकेल दिए हैं। आप पेपर लीक की बात किए, छोड़िए, उनका प्रतिवाद हो गया। पेपर लीक पे आइए। बिहार में 2-3 टर्म में जब मतलब लालू के गठबंधन के साथ, तेजस्वी के साथ सरकार थी, मैं सारे लोगों से कह रहा हूँ, कोई एक दावा कर दिया अगर एक पेपर लीक हुआ हो। सुबह एग्जाम होता था और रात में आंसर की। पता नहीं इनका पेपर लीक से कौन सा भवा भसुर का नाता है कि साड़ू सड़ुआ इनका ही, जहाँ जाते हैं उसको लिए जाते हैं। बिहार गए, इनकी सरहज पेपर लीक करने वाली वहाँ पहुँच गई। खूब लीक है, नीट का पेपर लीक, उसके बाद उसी का पेपर लीक। यूपी पुलिस का पेपर लीक। और सारे छात्र जब उतरे रोड पे तो इन्होंने कहा कि नहीं पेपर कोई लीक नहीं है। जब देखेंगे तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, चुनाव नज़दीक है, हर हाल में चुनाव जीतना हमारा काम है। तो कहा नहीं, मैं वापस ले लेता हूँ, हो सकता है लीक हो गया हो। कोई एक क्षेत्र अगर इन्होंने छोड़ा हो रहा न कुल कोई रोवन हारा। बहुत बढ़िया नौजवान चिल्लाते थे 14 में बहुत हुआ महंगाई की मार। अब की बार तो कहा एक अग्निवीर ले लीजिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम 75 साल पे रिटायर ना हो, लेकिन अब 4 साल में हो जाइए और मारे जाइए सेना अगर सीमा पे, तो आपको शहीद का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि शहीद तो मेरे जहन में है। 2003 से बने एक छोटे मोटे कॉलेज से बीटेक किए जय शाह के बेटे आज कहाँ है देख लीजिए। भेज देना एक दिन अग्निवीर में, समझ में आ जाएगा। ठीक आए BHU का एंट्रेंस निकाल ले, दूर है। BHU का छात्र अगर BA पढ़ रहा होगा ना, तो उनके जैसे निरहू कुरहू को घुमाएगा, क्योंकि उनकी संस्कृति ही निरहू वाली है और निरहू व्यवस्था से प्रभावित होना। जैसे बड़े भाई ने बड़े गर्व से कहा कि नेहरू से विकास ज़्यादा निरहू करेगा। अब एक सुनते हुए भी इनको हंसना चाहिए, कहते हुए भी है कि जो आदमी
जो आदमी मैंने पूरा देश जब चुसा गया हो, आर्थिक चुसा गया हो, मानसिक चुसा गया हो, और जब देश आजाद हो तो कहता है IIT बना दो। एक कहते हैं मैं लहंगा विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने लहंगा पे रिसर्च किया है। ये लहंगा रिसर्च स्कॉलरों का जो गुट है वहाँ पहुँच चुका है। एक हमारे भी जिले से गए हैं जो दिल्ली में आज लहंगा टेक्नीशियन हैं, जो गाते हैं कि कौन सा उनका गाना है, हाँ, रिंकिया के पापा। तो ये समय बदल गया है, विश्वविद्यालय बंद करना छात्र संघ। अच्छा, क्योंकि इन्होंने मनोज तिवारी की ये बात कर रहे हैं, एक और नेता है बड़े, आप लोग जानते होंगे, कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी की लड़ाई जो है बीच में चल रही है। कन्हैया कुमार पसंद है क्या? आप लोग पसंद है क्या कन्हैया कुमार? भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और बिहार का एक लड़का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाके छात्र संघ का झंडा गाड़ देता है, और उसके पास पढ़ा लिखा है, डिग्री है, वो थोड़े इंटायर पॉलिटिकल से पढ़ा है। उसकी डिग्री, भारत तेरे टुकड़े होने का आप समर्थक हैं। अरे आप पाकिस्तान से चंदा खाए, आप पाकिस्तान से चंदा खाए, आपने बिफ कंपनी से चंदा लिया, आपसे ज्यादा टुकड़े की। सुनिए, प्रधानमंत्री चुपके से पाकिस्तान जाके बिरयानी खाया है, वो टुकड़े के समर्थक नहीं है। बीफ कौन नहीं बदला है मालिक, कौन नहीं बदला है? आप नहीं बदले हैं, RSS नहीं बदला है, वो RSS बतलाएगा। पेपर लीक, रोजगार के मामले पर सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? सिर्फ एक नंबर में बताइए, कितने नंबर देंगे? नंबर में 10 में से कितने? 1 या 2 भी मिल जाए तो बहुत है। बहुत है। फिर कैसे जीतेंगे 1-2 नंबर के साथ? वो तो आप नंबर देने की बात कर रहे हैं उस केवल रोजगार और पेपर लीक पे, तो युवा रोजगार और पेपर लीक में काफी नाराज है। अच्छा, आपको क्या लगता है मैम? अकेले इसमें से कितने नंबर सरकार को? एक भी मैम, अकेले प्रधानमंत्री तो पूरे देश की व्यवस्था को नहीं चला सकते। जब तक जन 10 में से कितने नंबर कितने? जब तक लोग जमीनी स्तर के लोग अगर अपने नंबर नहीं बता, 10 में से कितने नंबर? बिल्कुल, देखिए सरकार ने फार्म तो 100 देंगे। नहीं 100 कैसे देंगे? कह रहा हूँ मार्किंग मेरी खराब नहीं जाएगी। BHU का छात्र नेता हूँ, मार्किंग खराब नहीं करूंगा। सरकार ने पेपर निकाला, फॉर्म निकाला, परीक्षा कराई, 1% की गड़बड़ी के कारण कहीं गलती से पेपर लीक हो गया। सुनिए, पेपर लीक हो गया, फिर से होगा, लीक करने वाले जेल जाएंगे, बुलडोजर चलेगा, औकात पता चल जाएगी। लेकिन 10 में से कितने नंबर देंगे? 8 नंबर। 10 में से कितने नंबर सर? 1 नंबर दे सकते हैं। विपक्ष क्यों दे रहे हैं? के तौर पे हम सम्मान कर रहे हैं उनका। विपक्ष में वो जाने वाले हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और एक ही नंबर 10 नंबर पे चल रही है, इसलिए 1 नंबर दे रहे हैं। क्या बात है, वाह मेरे भाई, सरकार 1 नंबर पे चल रही है, इसलिए 1 नंबर तो देंगे ही। के लिए ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आपका क्या ख्याल है? रोजगार तो बिल्कुल नहीं है यहाँ बनारस। 10 में से कितने नंबर? माइनस नंबर, 0। किसको रोजगार मिले यूपी में? 10 में से 0 नंबर, क्योंकि ये देखिए 10 में से 0 नंबर तो अभी मिलेगा। अच्छा, तो मैं सुन लिया आप सबकी। हाँ, 10 में से 1 नंबर दे सकते हैं। 1 नंबर। मैं इनको 0 नंबर देता हूँ। दूसरा, मैंने इनका एक नाम रखा है, इस सरकार का एक ही नाम है, पर्चा लीक सरकार। इतने पर्चा लीक करवाए इन्होंने, इतना पर्चा लीक कि आप किसी भी नौजवान से पूछेंगे तो सब कहते कि भाई ये पर्चा लीक सरकार है। तो ये पर्चा लीक सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली। क्या कह रहे हैं? माइनस देना चाहता हूँ। चलिए, माइनस में 0 क्या कह रहे हैं? अभी जो है, 1 मिनट, इस भाई को भी बोलने दो। अभी जो है देश की स्थिति ऐसी है कि तुलसीदास की एक पंक्ति है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिक न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। अभी देश की बिल्कुल यही स्थिति। 10 में से कितने नंबर रोजगार पर सरकार को 10 में से 0 नंबर देंगे। 10 में से 0। आप क्या कह रहे हैं? ये सरकार को हम बिल्कुल 0 नंबर देना चाहेंगे। पिछले 10 सालों में कितनी वैकेंसियां निकली? मोदी जी वादा है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 लाख वैकेंसियां खाली है, पार्लियामेंट में तो बात जा चुकी है, लेकिन इस पे इसकी भर्ती के लिए कौन सी वैकेंसी निकली है? छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं कि लाठी खाने आते हैं? अगर अपनी मांगों को मांगे तो पुलिस ने दवा कर लाठी से मारती है। आप इलाहाबाद में देख लीजिए, ROR का पेपर लीक होता है, छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? छात्र पढ़ेंगे कि मुकदमे झेलेंगे? क्या कह रहे हैं? सरकार क्या कह रहे हैं? मैं
कभी भी मूल्यांकन का जो कार्य होता है वो अध्यापक वर्ग करता है। आई लोग सारे लोग विद्यार्थी थे, तब विद्यार्थी लोग से आप मूल्यांकन करा ले रही हैं, हम लोगों से कराइए मैम। आप बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार को देखिए, बहुत मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि 10 में से हम लोग 7 नंबर दे रहे हैं और 3 नंबर, देखिए मैम 3 नंबर इसलिए हम ले रहे हैं, 3 नंबर इसलिए ले रहे हैं कि कोई भी सरकार रहती है वो उसमें कुछ ना कुछ विसंगतियां आती हैं, उन विसंगतियों के लिए नंबर काटे गए हैं। इस बार पुनः सरकार दिए गए हैं 7 नंबर, वो बताइए क्यों दिए गए? 7 नंबर इसलिए दिए गए हैं, आप छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, इतने लोगों के बीच में आप सुरक्षित यहाँ खड़ी हैं, यह स्पष्ट करता है कि आप यहाँ की शासन व्यवस्था सुदृढ़ थी। क्या पहले सुरक्षित नहीं थे? क्या पहले सुरक्षित नहीं थे? अब तो आप ही ना जानते थे, अब आप ही ना जानते हैं। बताइए रोजगार की बात करिए, पेपर लीक की बात करिए, सरकार सफल या विफल? मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि एकाध ऐसी जो विसंगतियां आई हैं उसके लिए 3 नंबर काटे गए हैं और 7 नंबर दिए। अच्छा, जो विपक्ष सबसे बड़ा आरोप लगा रहा है वो बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर लगा रहा है, वो बात सही है या नहीं है? बताइए, विपक्ष से हम तारीफ की उम्मीद करें कि विपक्ष हमारा तारीफ करेगा? विपक्ष तो हमें खामियां ही निकालेगा, विपक्ष तो हमें खामियां निकालेगा और खामियों को लगातार हम दूर करते रहेंगे और सरकार बनाते रहेंगे। इसी के साथ नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव के साथ बात, बड़ी लंबी बातचीत हो गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इस वक्त हम यहाँ पर हैं और आप लोगों को पूरी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।